सर ये क्वेश्चन साल पे ख़त्म हो गया था कि साल पे साल एक साल पिछले साल की कॉपी होती है। मैं साल पे ख़त्म नहीं करता, एक जीवन पिछले जीवन की कॉपी है और उसके बाद एक युग पिछले युग की कॉपी है। हम एक इनफाइनाइट लूप में फंसे हुए हैं। हम लोगों को कर्म की भाषा में सारे कर्मों को बीज कह दिया गया है कि वो सारे बीज हैं। वो बीज एक बैगेज है। हम जब पैदा होते हैं तो रैंडमली क्रिएटर या गॉड उसमें से हाथ लेके कुछ बीजों के हिसाब से हमें प्रारब्ध बना देता है। बाकी अभी बाकी रह गए और जो कुछ हम अच्छा या ख़राब कर रहे हैं उसके हिसाब से बाद में फिर डिसाइड होगा। लेकिन ये सिस्टम ही नेगेटिव है। इस धरती में कोई भी इंसान क्या कह सकता है कि उसके कुछ कर्म कम हो रहे हैं? ये हमेशा बढ़ते ही जा रहे हैं, तो फिर ख़त्म कैसे होगा? सब लोगों ने कॉन्शियसनेस या चेतना शब्द सुना है, लेकिन इसको कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इवन उन्होंने कभी ज़्यादा ध्यान से सुना ही नहीं कि क्या इस शब्द का मतलब है। और सोल और कॉन्शियसनेस दोनों शब्द बहुत इंटरचेंजेबली यूज़ होते हैं। कुछ लोग सोल को ही कॉन्शियसनेस मान लेते हैं, कुछ लोग डिफरेंटली इसको यूज़ करते हैं। एक तरफ तो सब कुछ कॉन्शियसनेस है, इस कॉन्शियसनेस की स्क्रीन में सब कुछ प्ले हो रहा है, लेकिन प्ले हो रहा है इंटरनल सेटिंग से। तो इन सेटिंग्स को हम कह सकते हैं कॉन्शियसनेस के लेवल। अगर सेटिंग्स बेटर हैं तो वो हार्मोनिक जगत को क्रिएट करती है। अगर कॉन्शियसनेस के लेवल, जिसको हम की भाषा में कॉन्शियसनेस के लेवल है, अगर कॉन्शियसनेस के लेवल से हम फॉरगेटफुलनेस में थे, तो किससे चीज़ से फॉरगेटफुल हो गए कि हम क्रिएटर हैं। क्रिएटर का कंप्लीट अपोजिट आके हम यहाँ पर रोल कर रहे हैं। अब हम फॉरगेटफुलनेस में जब वापस आते जा रहे हैं, हम भूल अपनी यादें वापस आ रही हैं, तो हम क्रिएटर की ओर वापस जा रहे हैं। लेकिन यादें वापस आती हैं और हमने अभी डिस्कस किया कि हमारी कॉन्शियसनेस और सेटिंग इस जगत को निर्माण कर रही है। उसकी सेटिंग में ये हम फंसे रहें, इसलिए हम पेंडुलम में रहते हैं। ये जगत हमारी एनर्जी से ही चल रहा है। सपने की तरह समझा जा सकता है कि जागने पे सपना ख़त्म। सिमुलेशन की तरह हम अपना अपोजिट एक्सपीरियंस करने के लिए कंप्यूटर गेम के अंदर हैं, और इसको गेम की तरह भी समझा जा सकता है। कॉन्शियसनेस की जैसे बात हुई कि डिफरेंट लेवल के लोग धरती पे कॉन्शियसनेस में हैं। जो सबसे अभी बिगिनिंग स्टेट में है वो इसको नहीं समझ सकता। लेकिन अगर हम यहाँ पे पॉडकास्ट में अब समय पास आ गया है तो हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। डेथ के बाद, मृत्यु के बाद हम फ्री हो जाते हैं या मोक्ष को प्राप्त करते हैं, तो क्या हम 4 डायमेंशन में मृत्यु के बाद भी इसी जेल में होते हैं जिसको हमने मैट्रिक्स कहा है, 3D मैट्रिक्स या सिमुलेशन कहते हैं? तो इस बारे में बहुत सिंपल सी बात है बताने के ढंग में। अगर हम मैथमेटिक्स को यूज़ करते हैं, फर्स्ट डायमेंशन पॉइंट हो गया, बहुत सारे पॉइंट मिले, 2 डायमेंशन, एक रेखा बन गई, लंबाई चौड़ाई हुई, 2 डायमेंशन हो गई, और थर्ड डायमेंशन में लंबाई चौड़ाई गहराई। लेकिन ये मैथमेटिक्स की बात है, डायमेंशंस मैथमेटिक्स नहीं है, ये हमारी कॉन्शियसनेस का स्तर है। तो कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्या अब हम कलयुग से सतयुग की तरफ जा रहे हैं? तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यस, क्योंकि शब्द हम लोग यूज़ करते हैं अगर किसी को शिफ्ट के बारे में बताना हो। अब से पहले की टर्मिनोलॉजी में सिर्फ हमारे पास युग परिवर्तन एक शब्द था। हाय, हेलो, नमस्ते एवरीवन। स्वाति श्रीवास्तव हियर, आज के आपकी होस्ट। और हम सब बहुत फॉर्चुनेट हैं कि आज हमारे साथ जर्मनी से श्री प्रवीण भाटिया जी हैं, जो कि हमें बहुत कुछ बताने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी, इनका यूट्यूब चैनल द ग्रेट अवेकनिंग आजकल बहुत चर्चा में है। तो आइए, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, हम डायरेक्टली प्रवीण जी से पूछते हैं कि इनका चैनल किस बारे में है। नमस्ते प्रवीण जी। नमस्ते जी। सो एज द नेम सजेस्ट, द ग्रेट अवेकनिंग। अभी तक धरती में जब भी कभी कोई अवेकन होता था, ओनली 1 और 2 पर्सन, तब हम कहते थे देवता फूल बरसाते हैं, इतनी बड़ी घटना होती थी। और अब कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, कंप्लीट ह्यूमैनिटी शिफ्ट होने के कगार पे है, इसीलिए चैनल का नाम है द ग्रेट अवेकनिंग। और इस प्रोसेस में लोगों को प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि ये एक ऐसी घटना है जो ह्यूमैनिटी में फर्स्ट टाइम हो रही है।
लोग प्रिपेयर नहीं हैं, कोई शास्त्र नहीं बताता, ये अननोन टेरिटरी है। कंप्लीट चैनल इसीलिए है, लोगों को तैयार करें, ये ट्रांजिट बहुत स्मूथ हो पाए। तो कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्या अब हम कलयुग से सतयुग की तरफ जा रहे हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यस, क्योंकि शब्द हम लोग यूज़ करते हैं, अगर किसी को शिफ्ट के बारे में बताना हो। अब से पहले की टर्मिनोलॉजी में सिर्फ हमारे पास युग परिवर्तन एक शब्द था। तो अगर हम युग परिवर्तन कहते हैं कि न्यू एरा में जा रहे हैं, एक एरा ख़त्म हो रही है, न्यू आ रही है, तो उसको बताने के लिए जब युग परिवर्तन शब्द यूज़ हुआ तो लोग कई बार कंफ्यूज होते हैं कि ओके, कलयुग से कोई और युग आ रहा है, शायद द्वापर आ रहा हो, त्रेता या मैक्सिमम सतयुग। नो, ऑल ये सब इसी साइकिल का हिस्सा थे जिसमें हम ट्रैप थे। हम इस थर्ड डायमेंशन की मैट्रिक्स के बाहर जा रहे हैं हमेशा के लिए। इट इज़ बियॉन्ड सतयुग। ओह, दैट इज़ सो ग्रेट टू नो। आई वुड लाइक टू आस्क यू, जो आपने बात की कि हम युग नहीं, हम एक एरा चेंज करने जा रहे हैं, तो इस बारे में भी हमने सुना है कि कुछ 3 डायमेंशन, 4 डायमेंशन और 5 डायमेंशन होते हैं। तो इन डायमेंशंस के बारे में आप लोगों को क्या बताना चाहेंगे? बहुत सिंपल सी बात है बताने के ढंग में। अगर हम मैथमेटिक्स को यूज़ करते हैं, फर्स्ट डायमेंशन पॉइंट हो गया, बहुत सारे पॉइंट मिले, 2 डायमेंशन, एक रेखा बन गई, लंबाई चौड़ाई हुई, 2 डायमेंशन हो गई, और थर्ड डायमेंशन में लंबाई चौड़ाई गहराई। लेकिन ये मैथमेटिक्स की बात है, डायमेंशंस मैथमेटिक्स नहीं है, ये हमारी कॉन्शियसनेस का स्तर है। हम जिस कॉन्शियसनेस के लेवल में हैं, थर्ड डायमेंशन जिसको कहते हैं, दैट इज़ वेरी लो। हमारी कॉन्शियसनेस नेक्स्ट लेवल को एक्सपीरियंस करने के लिए तैयार हो रही है। लेकिन आपने 3-4 बोला, तो 4 क्या है? जब तक हम फिजिकल बॉडी में रहते हैं ये थर्ड डायमेंशन है। जब हम बॉडी के बियॉन्ड होते हैं तो 4 डायमेंशन है। सिर्फ मरने के बाद नहीं, शरीर छोड़ने के बाद नहीं, जब हम सपने में होते हैं तो भी 4 डायमेंशन में होते हैं। वहाँ पर समय नहीं होता, उसके एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होते हैं, हर एक मोमेंट का अपना पास्ट होता है। सो दैट इज़ 4th। लेकिन हम दोनों के अंदर अभी कैद में हैं, और इस कैद से बाहर निकलने का अभी तक कोई रास्ता नहीं था। या तो हम पैदा होते थे, उसके बाद मरते हैं, फिर पैदा होते हैं, इनफाइनाइट लूप चल रहा है। इस लूप से बाहर जाना 5th डायमेंशन की कॉन्शियसनेस है। ये सारा नकली है, असली लगता है, सिमुलेशन है। और प्राइम रियलिटी में जाना, दैट इज़ 5th डायमेंशन। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नो। तो क्या आप कहना चाहते हैं, जो हम सोचते हैं कि डेथ के बाद, मृत्यु के बाद हम फ्री हो जाते हैं या मोक्ष को प्राप्त करते हैं, तो क्या हम 4 डायमेंशन में मृत्यु के बाद भी इसी जेल में होते हैं जिसको हमने मैट्रिक्स कहा है, 3D मैट्रिक्स या सिमुलेशन कहते हैं? तो इस बारे में बिल्कुल यही एक बात है जो ह्यूमैनिटी को बहुत बड़े भ्रम में रखती है। वो सोचते हैं कि दुनिया में तो बहुत दुख है, मर गए, छुट्टी मिल गई। नो, मरने के बाद भी, जिसको हमारी भाषा में कहना है मर गया, जिसने ये बॉडी छोड़ दी, द कॉन्शियसनेस की डेथ नहीं हो सकती। कॉन्शियसनेस एक्सपीरियंसेस कर रही है, और वो मरने के बाद भी जेल के ही एक्सपीरियंसेस कर रही है। सिर्फ थोड़ी सी है कि उसमें वहाँ पर टाइम के अंदर नहीं बंधी हुई। यहाँ पे हम टाइम और स्पेस में बंधे हुए हैं। मैं इस समय सिर्फ आपसे बात कर रहा हूँ, तो इस टाइम में, इस स्पेस में मैं यहीं रह सकता हूँ। नेक्स्ट स्पेस में, 4th डायमेंशन में टाइम और स्पेस में नहीं बंधे, बट एक्सपीरियंसेस मोर और लेस सिमिलर हैं। वो भी जेल है। जेल के बाहर प्राइम रियलिटी 4th डायमेंशन के बाहर की बात है। ओके, कुछ कुछ समझ में आ रहा है। पर ये 5th डायमेंशन से किस तरह से अलग है? डिफरेंस 3rd, 4th और 5th के बीच में क्या है? 3rd और 4th प्राइम रियलिटी नहीं है, सिमुलेशन है। सिमुलेशन मीन्स समथिंग जो हम एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, लेकिन उसको एक्सपीरियंस करने की फील्ड क्रिएट की हुई है। मान लो, मैं बहुत दूसरे शब्दों में कहूँ, हम लोग बहुत पावरफुल बीइंग हैं, हम क्रिएटर हैं। क्रिएटर के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, क्रिएटर को दर्द नहीं होता, डर नहीं लगता, और उसको अपना अपोजिट एक्सपीरियंस करना है। तो सिमुलेशन एक फील्ड है अपना अपोजिट एक्सपीरियंस करने के लिए, नकली है ये। और इस नकली के दोनों हिस्से हैं, 3rd और 4th, और इसके बियॉन्ड जो रियलिटी है वो 5th है।
और जो फोर्थ इसलिए बनाई गई है क्योंकि थर्ड में मरने का डर, अननोन का डर बहुत गहरे में रहता है। इवन थर्ड डायमेंशन की मैट्रिक्स में हमें मरने के लिए भी हम पूरी ज़िंदगी भर सोचते हैं कि हम ठीक ठाक तरीके से मर सकें, और मरने के बाद क्या होगा इसके लिए बहुत सारी रिचुअल्स कराई जाती हैं। लोगों को डर रहता है मरने के बाद के जीवन का। हिंदू और बुद्ध धर्म में मरने के बाद का डर थोड़ा कम है क्योंकि यहाँ पे पुनर्जन्म का एक कॉन्सेप्ट है। उनको लगता है हम इस जन्म में नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट जन्म में कर लेंगे। लेकिन जो रिलीजियन सिर्फ एक जीवन में विश्वास करते हैं वो ये मानते हैं कि हम मर जाएंगे और बहुत समय तक कब्र में रहेंगे और एक जजमेंट डे आएगा तब हमारे कर्मों का हिसाब होगा। उनको मरने का डर और भी ज़्यादा लगता है। लेकिन सबको ही लगता है, उनको थोड़ा ज़्यादा लगता है क्योंकि उनको लगता है एक ही जीवन है, इस जीवन में अगर हम अच्छा नहीं कर पाए तो जीवन भर बाकी का अनंत समय हमें नरक में रहना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल। और फिफ्थ डायमेंशन इससे बिल्कुल अलग है। यस, वहाँ पे डेथ और बर्थ की साइकिल नहीं है, इनफाइनाइट लूप जिसमें हम फंसे हैं वो लूप नहीं है, और वो इतनी अलग है कि हम उसको अपने माइंड से कॉम्प्रीहेंड नहीं कर सकते क्योंकि थर्ड डायमेंशन का ही माइंड है और वो भी सिर्फ 3% इसके न्यूरॉन एक्टिव हैं। इसके अंदर कैपेसिटी नहीं है उसको समझने की। जी, तो जो हमारे डे टू डे लाइफ में स्ट्रगल्स हैं, आज का दिन सेम है जैसे कल का दिन था, ये हफ्ता हमारा सेम गुजरता है जैसे पिछला हफ्ता था, और इसी तरह महीना, और ऐसे ही करते करते साल गुजर जाते हैं। तो हमें किस तरह से जीना चाहिए या हम इसमें क्या अलग कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो हम ये सब कर रहे हैं, फिर हमारे बच्चे भी सेम करेंगे, उनके बच्चे भी, तो कुछ इसका अंत कहीं नज़र नहीं आता है कि सिवाय 9 to 5 जॉब, और जैसे सोसाइटी का स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक बच्चा पैदा होता है, स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, उसके बाद जॉब, उसके बाद शादी, और फिर वही चक्र। तो इसके बारे में आप लोगों को बताएं कि ये कहाँ तक ठीक है इस तरह का जीवन जीना, और क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास। अगर स्वाति जी का क्वेश्चन साल पे ख़त्म हो गया तो कि साल पे साल एक साल पिछले साल की कॉपी होती है, मैं साल पे ख़त्म नहीं करता, एक जीवन पिछले जीवन की कॉपी है और उसके बाद एक युग पिछले युग की कॉपी है। हम एक इनफाइनाइट लूप में फंसे हुए हैं। वो लूप की शुरुआत चाहे एक दिन से हो या एक युग से हो, ये लूप कभी भी ख़त्म नहीं हो पा रहा। अब जब कॉन्शियसनेस रेज हो रही है तो ह्यूमन देख पा रहा है कि हम एनिमल नहीं हैं। एनिमल मैकेनिकल जीता है, और अगर ह्यूमन भी मैकेनिकल जिए, पिछले दिन की कॉपी आज का दिन हो, दैट मीन्स दे आर मैकेनिकल, दे आर कन्वर्टिंग इनटू रोबोट, इनटू ए मशीन। ह्यूमन स्पॉन्टेनियस है। और एक शुरुआत हुई थी थर्ड डायमेंशन की, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। एक प्रॉपर्टी है यहाँ पर समय। हम समय के अंदर चीज़ों को अनुभव करते हैं, अगर समय ना हो तो अनुभव नहीं कर सकते। पास्ट की पीड़ा हम इसलिए अनुभव कर पा रहे हैं क्योंकि बीच में एक समय है 2 साल पहले या कभी प्रीवियस में पास्ट में कोई एक घटना हुई थी। और जो फिफ्थ डायमेंशन है वो स्पॉन्टेनियस है, वहाँ पर समय नहीं है। तो हमें क्या करना है, अब यहाँ से अपनी कॉन्शियसनेस जब हम रेज हो रही है तो ह्यूमैनिटी भविष्य की चिंता ना करके, और भविष्य की चिंता कितनी गहरी कि भविष्य में मरने के बाद की भी चिंता कि मर जाएंगे तो हम ठीक, अगर हमने कर्म नहीं किए तो उनका क्या होगा। इनके बदले हम स्पॉन्टेनियस होते जा रहे हैं, हम अपनी पावर बैक पा रहे हैं, और ये स्पॉन्टेनियस ही हमारा स्वभाव होना चाहिए। अदरवाइज ह्यूमन और मशीन में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। ट्रांस ह्यूमनिज्म एजेंडा जो डेवलप हो रहा है, इम्प्लीमेंट हो रहा है, हम उसी का हिस्सा बन जाएंगे। जी, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारी लाइफ एकदम मैकेनिकल बनती जा रही है। हम अलार्म सेट करके उठ रहे हैं, टाइम के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, टाइम भागता है, हम टाइम के पीछे भाग रहे हैं। तो जैसा आपने बताया कि हम थर्ड डायमेंशन से फोर्थ में जाते हैं और फिर वापस युग भी, मतलब एक जीवन पिछले जीवन का कॉपी। तो हमें तो ऐसा बताया गया है कि कर्म का सिद्धांत है, अगर हम अपनी लाइफ में जैसा करेंगे वैसा फल मिलेगा, और उस हिसाब से मरने के बाद हमें
वो भुगतने के लिए वापस आना पड़ेगा। तो हम इसमें फंस के रह गए हैं क्योंकि इसका अंत दिखता नहीं है। कभी इंट्रोस्पेक्शन करें, खुद से सवाल आते हैं तो यही आता है कि हमें तो कुछ याद ही नहीं है पिछले जन्म का, तो हम क्या ठीक करने आए हैं या क्या लेसन। ऐसे बोलते हैं प्लैनेट अर्थ एक स्कूल है, तो हम यहाँ क्या सीखने आए हैं और कब सीखेंगे और कब ये हमारे पाठ पूरे होंगे कि हम इससे आगे बढ़ें। तो इस बारे में कुछ बताएं। यस, आपने कई बातें इस एक क्वेश्चन में छेड़ी हैं और वो सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फॉर एग्जांपल कर्म का सिद्धांत। इस दुनिया में हर एक पर्सन किसी ना किसी तरीके से कर्म के सिद्धांत को मानता है, चाहे वो री इनकारनेशन में बिलीव करता हो या ना करता हो। अगर वो री इनकारनेशन में बिलीव नहीं करते तो भी उनको मरने के बाद स्वर्ग या नर्क मिलेगा। जो री इनकारनेशन में बिलीव करते हैं उनकी थ्योरी है कि उस हिसाब से प्रारब्ध, हमारे माँ बाप कैसे मिलेंगे और हमारा जीवन कैसा चलेगा। और कुछ लोग दोनों में मानते हैं। क्वांटम फिजिक्स के सारे एक्सपेरिमेंट बताते हैं कि कॉज और इफ़ेक्ट हो ही नहीं सकता अगर समय ना हो। जैसे मैंने कहा, हम जहाँ से आए हैं वहाँ पर समय एग्जिस्ट नहीं करता। अगर समय ही नहीं है तो कॉज कैसे और इफ़ेक्ट कैसे। मोर ओवर मैनी एक्सपेरिमेंट दिखाते हैं कि इफ़ेक्ट से कॉज क्रिएट होता है। देयर इज़ एन एक्सपेरिमेंट, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, इट इज़ कॉल्ड डिलेड चॉइस एक्सपेरिमेंट। हम इस मोमेंट पे डिसाइड कर रहे हैं और अफेक्ट और सारा कॉज दिखा रहा है क्योंकि ये ऐसा ऐसा हुआ था इसलिए आज ये हो रहा है। आप इसको अलग तरीके से समझ सकते हैं। बीज और पेड़ दोनों के बीच में अगर समय ना हो तो दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। सिर्फ एक समय है जो दोनों को अलग अलग दिखाता है कि ये बीज 1 साल पहले बोया गया था और 1 साल बाद आज इतना बड़ा पेड़ है, 3 साल बाद इतना बड़ा होगा, 100 साल बाद इतना पुराना पेड़ हो गया। लेकिन दोनों के बीच में क्या चीज़ है? समय। अगर समय नहीं है तो बीज और पेड़ एक साथ हैं। हम लोगों को कर्म की भाषा में सारे कर्मों को बीज कह दिया गया है कि वो सारे बीज हैं। वो बीज एक बैगेज है। हम जब पैदा होते हैं तो रैंडमली क्रिएटर या गॉड उसमें से हाथ लेके कुछ बीजों के हिसाब से हमें प्रारब्ध बना देता है। बाकी अभी बाकी रह गए और जो कुछ हम अच्छा या ख़राब कर रहे हैं उसके हिसाब से बाद में फिर डिसाइड होगा। लेकिन ये सिस्टम ही नेगेटिव है। इस धरती में कोई भी इंसान क्या कह सकता है कि उसके कुछ कर्म कम हो रहे हैं? ये हमेशा बढ़ते ही जा रहे हैं, तो फिर ख़त्म कैसे होगा? भगवान कृष्ण ने गीता में बताया कि ज्ञान की जब अग्नि जलती है तो सारे बीज भुंज जाते हैं, रोस्ट हो जाते हैं। बीज हैं लेकिन उनको ज़मीन में फर्टाइल नहीं होंगे। दैट मीन्स कि अगर हम ज्ञान हो जाए और हम समझ जाएं कि ये मैट्रिक्स है, सपना है, सारे बीज डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उनके साथ हमारा अटैचमेंट ख़त्म हो जाता है। देन देयर इज़ नो कॉज, देयर इज़ नो इफेक्ट, देन देयर इज़ नो लूप विच यू आर टॉकिंग कि हम लूप से बाहर कैसे आएंगे। अब हम लूप से बाहर आने के लिए रेडी हैं। मैनी पीपल आर रियलाइजिंग दिस इज़ द बिगेस्ट ट्रैप। और इंटरेस्टिंगली बहुत सारे लोग जिनको नियर डेथ सो कॉल्ड नियर डेथ एक्सपीरियंसेस हुए, उन्होंने उनमें बताया कि उनको चित्रगुप्त जी, अगर उनकी मान्यताएं हैं, अगर क्रिश्चियनिटी में है तो चित्रगुप्त जी नहीं होंगे। उनको उनकी मान्यताओं के लोगों ने इस तरह का होलोग्राफिक प्रोजेक्शन दिखाया कि तुमने बेटा इस जीवन में ये गलतियां हुई हैं, हम मौका दे रहे हैं आपको इन गलतियों को सुधारने का, या जैसे आपने कहा कि अर्थ एक स्कूल है, इस स्कूल में दोबारा जाओ, अभी आप ग्रेजुएट होने के लिए एलिजिबल नहीं हो। लेकिन फर्स्ट टाइम 2025 में नियर डेथ एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होने लगे क्योंकि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जाग रही है। सो दे आर रियलाइजिंग कि वी आर फ्री फ्रॉम ऑल दिस कर्मा एंड इट इज़ द बिगेस्ट स्टेप। ये तो आपने बहुत ही अच्छी बातें बताई, पर इसमें से 4 शब्द निकल के आ रहे हैं जिनका कि अर्थ समझना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। एक आपने बताया कि समय का कॉन्सेप्ट जो है तो वो है, इसीलिए कर्म एग्जिस्ट करते हैं। तो क्या दूसरे डायमेंशन में समय इस तरह से काम नहीं करता है? समय सिर्फ थर्ड डायमेंशनल रियलिटी में काम करता है, जैसे कि प्लैनेट अर्थ थर्ड डायमेंशन है और 5th डायमेंशन में कुछ अलग होगा? जी बिल्कुल। हम जहाँ से आए हैं उसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं हम टाइमलेसनेस से आए हैं, जहाँ पर समय एग्जिस्ट नहीं करता। समय हमारी कॉन्शियसनेस के अंदर है, लेकिन इस बात को समझने के लिए एक रिक्वायर्ड कॉन्शियसनेस चाहिए।
आज जो लोग भी सुन रहे हैं, मैं समझता हूँ उनको थोड़ी सी अगर दिक्कत भी आएगी तो वो इसको आज समझने की कोशिश करें। हमारी कॉन्शियसनेस ने समय क्रिएट किया सो दैट वी कुड एक्सपीरियंस समथिंग। हमारी कॉन्शियसनेस के अंदर समय है। आप समय को फास्ट कर सकते हैं, समय को स्लो कर सकते हैं। इसके अलावा भी आज जो लोग सुन रहे हैं, अगर वो ध्यान से देखें, मैं समझता हूँ कितने % लोग ये कंफर्म कर देंगे कि 2020 ऑनवर्ड समय बहुत तेज़ी से भाग रहा है। समय इतनी तेज़ी से भाग रहा है, सब कैसे? अगर समय फिक्स होता तो वो तेज़ कैसे हो सकता है? समय तेज हो रहा है और ये एक बात, इस बात का साइन है कि मैट्रिक्स कोलैप्स हो रही है। क्यों? मैट्रिक्स इज़ ए सिमुलेशन। सिमुलेशन को आप समझने के लिए, और इस बात पे नोबेल प्राइज़ मिला है 2022 और 23 में कि वर्ल्ड के बड़े बड़े साइंटिस्ट कहते हैं कि ये एक सिमुलेशन है। सिमुलेशन को समझने के लिए इसे कंप्यूटर की मेमोरी, और कंप्यूटर इस समय कंप्लीटली अपनी मेमोरी में ऑपरेट कर रहा है। दैट्स वाई ये कोलैप्स होने का समय है। ये हैंडल नहीं कर पा रहा इतने सारे डेटा को पिछले 5 सालों में। इसीलिए बार बार इसका डेटा का एक हिस्सा रिलीज़ होता है, जिसको हम कहते हैं ग्लिचेस इन द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में ग्लिचेस आ रही हैं और मैट्रिक्स कोलैप्स हो रही है। तो क्या जैसे इंसेप्शन मूवी में दिखाया है, सपने के अंदर सपना और हर सपने में डिफरेंट डिफरेंट समय, तो क्या ये इस तरह का कुछ है? क्या हम उस मूवी से इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं? यस, मूवीज़ प्रॉफिट के लिए बनाई जाती हैं। उसमें जो विजनरी डायरेक्टर होते हैं उनके पास विज़न होता है, वो उसको बताना चाहते हैं। जैसे महर्षि व्यास हैं, विजनरी सीयर्स हैं, उन्होंने देखा, उसको बताना चाहते हैं। लेकिन बताने के लिए कॉन्शियसनेस को किस तरह बताएं, तो उन्होंने इतना बड़ा ग्रंथ महाभारत लिख दी एक कहानी के थ्रू, और उसकी पूरा एसेंस गीता में दे दिया। तो ऐसे ही विजनरी डायरेक्टर जब इंसेप्शन जैसी मूवी बनाते हैं, क्रिस्टोफर नोलान बहुत विजनरी डायरेक्टर हैं, उनकी बहुत सारी मूवीज़, प्रेस्टीज, इंसेप्शन एंड सो ऑन, इसी डायरेक्शन में है। इसी डायरेक्शन वो दिखाते हैं कि हर सपने की जब हम नीचे वाली लेयर में जाते हैं तो टाइम स्लो हो जाता है, बहुत स्लो हो जाता है। और उन्होंने कहा कि फाइनली जो नीचे की स्टेट है दैट इज़ लिम्बस, जहाँ पे समय इतना धीरे चल रहा है, ह्यूमैनिटी लिम्बस में है, कोमा में है, जाग नहीं पा रही। इस बात को इंसेप्शन मूवी में काफ़ी अच्छे ढंग से बताया है। जी, जैसा आप कह रहे हैं, हमें कभी कभी फीलिंग होती है कि कुछ मिसिंग है या कुछ हम अनफिट हैं इस दुनिया में, कुछ लॉज हमारी समझ के बाहर हैं इस जगत के। तो ये सब जो गैप्स आते हैं और हमको मिसिंग कुछ लगता है, तो क्या ये इसी वजह से है कि हम शायद एमनेशिया में हैं, कुछ याद करना चाहते हैं पर हमें कुछ याद आ नहीं रहा है, पज़ल के मिसिंग पीसेस हैं और वो पज़ल पूरी नहीं हो पा रही है? यस, आपने बहुत अच्छे खुद ही शब्दों में इसको एक्सप्लेन किया है। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर कोई पर्सन है वो भूल गया है, क्योंकि हम क्रिएटर थे, हम कंप्लीट फॉरगेटफुलनेस में ही ये खेल खेल सकते थे कि हम जो हैं उसका अपोजिट खेल रहे हैं। लेकिन जब याद वापस घर वापसी का समय आ रहा है तो कुछ यादें आती हैं। एक फ्लैश होती है, कुछ समय के लिए याद आती है, लेकिन वो फिर डिसअपियर हो जाती है। और उस यादों से जब हम कंपेयर करते हैं तो हम अपने आप को यहाँ फिट नहीं मानते, यहाँ पर हमें अनकंफर्टेबल फील करते हैं। लेकिन सोल्यूशन अभी भी नहीं पता कि अगर हम यहाँ अनफिट हैं तो हम क्या करें। और स्पेशली इस धरती पे कई तरह के ह्यूमन हैं, सभी ह्यूमन हैं, सभी बराबर हैं, फिर भी कॉन्शियसनेस के लेवल पे डिफरेंट तरह के ह्यूमन हैं। कुछ ह्यूमन ऐसे हैं जो धरती पे इस समय एक शिफ्ट को हेल्प करने के लिए आए हैं। उनके लिए फर्स्ट लेवल पे ये यादें अपीयर हो रही हैं, लेकिन सोसाइटी में 80-90% लोगों को यादें अपीयर नहीं हो पा रही। दैट्स वाई आपने कहा कि हम मिसफिट होते हैं, सोसाइटी में अपने आप को फिट नहीं मानते, क्योंकि उनकी यादों का एक हिस्सा अपने घर की यादों का है। जी जी, तो आपके बताए हुए आंसर से हमें बहुत हेल्प मिल रही है ये समझने में। पर अभी भी कुछ शब्द ऐसे हैं, जैसे आपने क्वांटम फिज़िक्स के कुछ नियम बताए, तो आपकी रिट्रीट्स में भी क्वांटम फिज़िक्स के द्वारा काफ़ी चीज़ों को समझाया जाता है, तो इस बारे में आप कुछ बताएंगे? सी फिजिक्स जो इस दुनिया में मटेरियल है उसके लॉ फिजिक्स में थे।
सर्टेन लेवल के बाद फिजिक्स बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पा रही। अब वो क्वेश्चन खड़े हुए हैं, उन क्वेश्चंस का जवाब ढूंढने की जब कोशिश की गई तो क्वांटम फिजिक्स आई। जो एनर्जी है, एनर्जी का बिहेवियर क्या है, इज इट एन एनर्जी, और हाउ दिस मटेरियल जगत इज क्रिएटेड। तो उनके जो एक्सपेरिमेंट हैं बहुत इंटरेस्टिंग हैं। उन एक्सपेरिमेंट्स ने दिखाया कि सब कुछ एनर्जी है। हमारे शास्त्रों में कहा कि सब पूरा जगत 5 तत्वों से बना है। तो ये तत्व हैं, एलिमेंट हैं, ये एनर्जीज़ हैं। ये एनर्जीज़ इंटरेस्टिंगली इंडिपेंडेंट नहीं है, हमारी कॉन्शियसनेस से इंटरेक्ट करते हैं। हमारी कॉन्शियसनेस जब इनसे इंटरेक्ट करती है तो वो मटेरियल क्रिएट होता है। ये और लेकिन क्या किस तरह हमारी कॉन्शियसनेस इससे इंटरेक्ट करती है? नॉट थिंकिंग, नॉट विश और डिज़ायर, बट द डीप सेटिंग्स। और इसीलिए इस मैट्रिक्स का नेचर ऐसा है कि ह्यूमन को सोच ना पाए। अगर वो सोचेगा तो मुक्त हो जाएगा। वो उसको डरा रहे, अपनी एनर्जी लगातार वो खुद क्रिएट करता रहे। हम जिस भी अपनी कॉन्शियसनेस से किसी चीज़ को मीनिंग देते हैं, ये जगत उसको दिखाता है। दैट इज़ द क्वांटम फिजिक्स। इसको फिजिक्स नहीं एक्सप्लेन कर पाई, लेकिन क्वांटम फिजिक्स एक्सप्लेन कर रही है। ये तो एकदम आई ओपनर है हम सबके लिए। पर जैसा आप बार बार ये शब्द आ रहा है कॉन्शियसनेस, तो हम सुनते आए हैं हम आत्मा है, सोल। तो सोल और कॉन्शियसनेस, इसके बारे में थोड़ा समझाइए कि कॉन्शियसनेस किस तरह से डिफरेंट है सोल से। जी, ये प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सारे स्पिरिचुअल सीकर्स के लिए। सब लोगों ने कॉन्शियसनेस या चेतना शब्द सुना है, लेकिन इसको कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इवन उन्होंने कभी ज़्यादा ध्यान से सुना ही नहीं कि क्या इस शब्द का मतलब है। और सोल और कॉन्शियसनेस दोनों शब्द बहुत इंटरचेंजेबली यूज़ होते हैं। कुछ लोग सोल को ही कॉन्शियसनेस मान लेते हैं, कुछ लोग डिफरेंटली इसको यूज़ करते हैं। सोल इलेक्ट्रिसिटी, सोल एनर्जी है। बिना एनर्जी के कोई भी चीज़ नहीं चल सकती। जैसे हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, लाइट है, माइक है, एसीज हैं, ये तीनों इलेक्ट्रिक से चल रहे हैं, बट इलेक्ट्रिक इनविजिबल है। ऐसे ही सोल है, सोल के बिना कोई भी चीज़ नहीं चलेगी, लेकिन वो इनविजिबल है। सोल कभी भी इंसिस्ट नहीं करती कि आप बल्ब जलाओ या बंद करो, लेकिन उसके बिना चल नहीं सकता। ऐसे ही ह्यूमन की सोल है, वो उसको कभी ये नहीं कहेगी कि आप स्पिरिचुअल रास्ते पे जाओ, मुक्ति के रास्ते पे जाओ, या कोई भी और काम करो, लेकिन उसके बिना वो काम नहीं कर सकते। साथ ही सोल हमेशा अनटच्ड रहती है। हम लोग बोलचाल की भाषा में अक्सर कह देते हैं किसी ख़राब पर्सन के लिए कि वो ख़राब आत्मा थी, वो अच्छी आत्मा थी, लेकिन ये शब्द इनवैलिड है, क्योंकि बिजली तो अनटच्ड है। बिजली से बल्ब चलाओ, या मान लो गाड़ी में पेट्रोल है, उससे आप किसी पेशेंट को हॉस्पिटल ले जा सकते हैं, या उसमें कोई बम लगा के एक्सप्लोड कर सकते हैं, राजीव गांधी के साथ जैसे हुआ। लेकिन सोल दोनों केस में अनअफेक्टेड है। उस कार को चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए था, बस सोल का इतना ही काम है। और कॉन्शियसनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरस्टैंड करना। सारा जगत आपकी कॉन्शियसनेस से, आपके लिए, आपके द्वारा प्रकट हो रहा है। एक डेफिनेशन, ये सारा जगत जो कुछ आप एक्सपीरियंस करते हो, ये स्क्रीन भी कॉन्शियसनेस है। सब कुछ कॉन्शियसनेस है। इवन आपकी मान्यताओं के क्रिएटर गॉड भी इसी कॉन्शियसनेस के अंदर प्ले कर रहे हैं। सारे असेंडेंट मास्टर एंड ईच एंड एवरीथिंग बिल्कुल वैसे ही जैसे सपना कोई भी पर्सन देखता है, उसके अंदर सारा सपना प्रकट हो रहा है। सारे सपने के कैरेक्टर वही है, उसी स्क्रीन के अंदर सपना प्ले हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही कॉन्शियसनेस है। ये जगत एक सपना है। शास्त्रों में माया, इंग्लिश में मैट्रिक्स, इल्यूज़न है जैसे सपना, जागने के बाद दिखता है कुछ नहीं था। ऐसे ही इस कॉन्शियसनेस की स्क्रीन में जगत प्रकट हो रहा है, प्ले हो रहा है आपके द्वारा। और आखिरी बात, ये जगत जितना ऑब्जेक्टिव लगता है उतना ऑब्जेक्टिव नहीं है। ये जगत सब्जेक्टिव है। हर पर्सन जो सब्जेक्ट है, उसकी कॉन्शियसनेस के लिए जगत प्रकट हो रहा है। अब देखो, दो भाइयों का जगत अलग अलग है, एक ही साथ इवन जुड़वा भाइयों हैं, एक ही एज है, लेकिन उनके जो परसेप्शन है, उनकी कॉन्शियसनेस इस मटेरियल जगत से जो इंटरेक्ट करके रियलिटी क्रिएट कर रही है, वो दोनों के लिए इसीलिए अलग अलग है। ये लास्ट लाइन आपकी बहुत ही समझने वाली है कि हम समझते हैं कि जैसा हमें दिख रहा है सबको वैसा ही दिख रहा है, पर आप
आपके अनुसार ये जगत सबके लिए अलग अलग प्रकट हो रहा है, जिसकी कॉन्शियसनेस जैसी है उसको वैसा दिखाई पड़ रहा है। क्या मैं सही समझ रही हूँ? बिल्कुल सही आपने समझा है, और इसीलिए इस धरती पे इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं, क्योंकि जिसकी कॉन्शियसनेस जहाँ पर है उसके लिए वो रियलिटी है। देयर इज़ नो एब्सोल्यूट रियलिटी। उस पर्सन की कॉन्शियसनेस ने एक जगत को प्रकट किया, वो उसके लिए रियल है। दूसरे पर्सन की कॉन्शियसनेस ने दूसरा जगत प्रकट किया, वो उसके लिए रियल है। और दोनों कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं कि देखो हमारी बात सही है। जी, तो इस हिसाब से जिसका क्या कॉन्शियसनेस के लेवल भी होते हैं कि हम ये कह सकें कि जिसका जो जितना लेवल है वो उस हिसाब से चीज़ों को देख पाता है और समझ पाता है? ये भी इंटरेस्टिंग प्रश्न है। एक तरफ तो सब कुछ कॉन्शियसनेस है, इस कॉन्शियसनेस की स्क्रीन में सब कुछ प्ले हो रहा है, लेकिन प्ले हो रहा है इंटरनल सेटिंग से। तो इन सेटिंग्स को हम कह सकते हैं कॉन्शियसनेस के लेवल हैं। अगर सेटिंग्स बेटर हैं तो वो हार्मोनिक जगत को क्रिएट करती हैं। अगर कॉन्शियसनेस के लेवल, जिसको हम की भाषा में कॉन्शियसनेस के लेवल हैं, अगर कॉन्शियसनेस के लेवल हैं जिसमें मान लो फॉर एग्जांपल डर है, तो वो जगत में डर प्रकट होगा। उसकी कॉन्शियसनेस में इन्फीरियरिटी है तो वो विक्टिम क्रिएट करेगी, एंड सो ऑन। तो जगत तो कॉन्शियसनेस से ही प्रकट हो रहा है। हम इसको लेवल कह सकते हैं या सेटिंग कह सकते हैं, एक ही बात है। जी, ये तो मुझे अब अच्छी तरह से समझ में आया। एक और चीज़ आपने बीच में नाम लिया था, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, तो वो क्या है? किस तरह से हम उसे समझ सकते हैं? मेरी बॉडी में खरबों सेल हैं, उन खरबों सेल से एक प्रवीण बना है, लेकिन हर सेल इंडिविजुअल है, उसका लाइफ स्पैन है। वो सेल पैदा होता है, अपनी लाइफ जीता है, उसमें मेमोरी है, उसके फंक्शन है, उसमें कॉन्शियसनेस है, और वो डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन कंप्लीट मिला के ये बॉडी है। अगर हम इंडिविजुअल सेल के लेवल पे देखें तो उसकी कॉन्शियसनेस है। वो सेल खराब सेल अच्छे सेल से फाइट भी कर रहे हैं, कैंसरस सेल एंड गुड सेल, और दोनों अपने सर्वाइवल के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन टोटल मिला के ये बॉडी है। इसी तरह कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है। तो इस धरती पे सारे लोग, और लोग भी दो तरह के हैं, मैं शायद ये टॉपिक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, लेकिन ह्यूमन दो तरह के हैं। एक ह्यूमन कॉन्शियस है उनके अंदर, बाकी इस सिमुलेशन में भीड़ को शो करने के लिए, पिक्चर को रियलिस्टिक बनाने के लिए उनके अंदर कॉन्शियसनेस नहीं है। लेकिन जिनके अंदर कॉन्शियसनेस है, उन सब लोगों की कॉन्शियसनेस इकट्ठे होके कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बनती है। और टॉपिक की शुरुआत हुई थी द ग्रेट अवेकनिंग से। अगर मैं अवेकन हो जाऊं तो क्या मेरे सारे सेल अवेकन नहीं हो जाएंगे? या मेरे सेल रह जाएंगे, कुछ अवेकन होंगे कुछ नहीं? सारे अवेकन होंगे। सारे। बिल्कुल ऐसे ही कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में जो शिफ्ट आ रहा है, ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में कंप्लीटली कॉन्शियसनेस शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में शिफ्ट आ रहा है। ओके, ये तो बहुत ही अच्छी बात बताई आपने। पर कॉन्शियसनेस का, इससे मुझे जो समझ में आ रहा है, कॉन्शियसनेस का हमारे स्पिरिचुअल एवोल्यूशन में एक बहुत बड़ा रोल है। तो हम किस तरह से इवॉल्व हो सकते हैं? क्या हमें उसके लिए क्या करना चाहिए? हम फॉरगेटफुलनेस में थे, तो किससे चीज़ से फॉरगेटफुल हो गए कि हम क्रिएटर हैं। क्रिएटर का कंप्लीट अपोजिट आके हम यहाँ पर रोल कर रहे हैं। अब हम फॉरगेटफुलनेस में जब वापस आते जा रहे हैं, हम अपनी यादें वापस आ रही हैं, तो हम क्रिएटर की ओर वापस जा रहे हैं। लेकिन यादें वापस आती हैं, और हमने अभी डिस्कस किया कि हमारी कॉन्शियसनेस और सेटिंग इस जगत को निर्माण कर रही है। उसकी सेटिंग में ये हम फंसे रहें, इसलिए हम पेंडुलम में रहते हैं। ये जगत हमारी एनर्जी से ही चल रहा है। तो जब हम पेंडुलम में ज़्यादा रहते हैं तो हम इस जगत को ही मेंटेन करते रहते हैं। इसीलिए अब तक हम इनफाइनाइट लूप में फंसे हुए हैं। हम एनर्जी देते हैं, एनर्जी से जगत सस्टेन होता है, जो परसिस्ट करता है और कंटिन्यूएशन चल रहा है। तो इस जगत को हमें एनर्जी देना बंद करना है। शास्त्रों में कहते हैं कि डिटैच हो जाओ, लेकिन डिटैच कैसे हों? एक तरफ इच्छाओं को पूरा करने की डिज़ायर है, दूसरी तरफ कहते हैं डिज़ायर को मत रखो, तो और वो कंप्रेस हो जाती हैं, वो और तेज़ी से उनको पूरा करने की इच्छा पैदा होती है। समझ के कि ये सपना है, उसको आपने पूछा है कैसे कर सकते हैं स्पिरिचुअल इवोल्यूशन के लिए,
कोई ऐसी प्रैक्टिस करें जिसमें हमारी जो स्पाइन के अंदर 2 ईडा और पिंगला चैनल हैं वो अगर खुल जाएं, उनके बीच का सुषुम्ना के चैनल खुल जाए, तो हमारी जर्नी इस डुअलिटी में अच्छे बुरे से, इस पेंडुलम से दूर हो जाएगी। तब हमारी पूरी एनर्जी इस जगत को क्रिएट करने में लग जाएगी और हम बहुत फास्ट स्पिरिचुअली इवॉल्व कर सकते हैं। जी, ऐसे मैंने भी सुना है, जैसे योग करने से हम सेंटर्ड होते हैं, बैलेंस में आते हैं। बहुत खुशी मिले तो हम हवा में नहीं उड़ेंगे, बहुत दुख आ जाए तो भी हम डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। मतलब एक सेंटर्ड अचीव होता है वो प्रैक्टिस से, एक हम बैलेंस अपने जीवन में बना के रख सकते हैं। तो ये कुछ इसी तरह का है कि हमें जब हम बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं तो हम अपनी एनर्जी इस मैट्रिक्स को सस्टेन करने में दे रहे होते हैं, और जब हम बैलेंस्ड होते हैं तो हम अपनी ऊर्जा का उपयोग अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम अवेकन करने में कर सकते हैं, और ये उस ऊर्जा से नई जगत का निर्माण करने में लगा सकते हैं, क्योंकि हमारी कॉन्शियसनेस से जगत क्रिएट हो रहा है। जी। तो अभी जो बातें आपने बताई उससे मुझे लग रहा है कि ये कंप्यूटर गेम की तरह है। जैसे एक कंप्यूटर गेम होता है, हम ही उसको खेलते हैं, और अगर मान लीजिए हम ही ने उसको बनाया है और उसमें और भी कैरेक्टर्स हम रखते हैं जो कि एक भीड़ के रूप में हमें दिखाई पड़ते हैं, कि ऐसा ना हो कि बस एक राम और रावण, जो पीछे भीड़ भी होती है एक। तो इसको क्या ये इसी तरह से है? जी, एक बात को समझाने के कई एग्जाम्पल्स होते हैं, कई तरीके होते हैं। सपने की तरह समझा जा सकता है कि जागने पे सपना ख़त्म। सिमुलेशन की तरह हम अपना अपोजिट एक्सपीरियंस करने के लिए कंप्यूटर गेम के अंदर हैं, और इसको गेम की तरह भी समझा जा सकता है। कॉन्शियसनेस की जैसे बात हुई कि डिफरेंट लेवल के लोग धरती पे कॉन्शियसनेस में हैं। जो सबसे अभी बिगिनिंग स्टेट में है वो इसको नहीं समझ सकता, लेकिन अगर हम यहाँ पे पॉडकास्ट में अब समय पास आ गया है तो हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। प्रोग्रामर और गेम के अंदर अवतार दोनों एक ही हैं। प्रोग्रामर को एक्सपीरियंस करना है, इसलिए उसने इस सिमुलेशन को क्रिएट किया, खुद ही उसने प्रोग्राम किया, लेकिन उसने उसको कंप्लीट एक्सपीरियंस करना था, इसलिए उसने अपने ऊपर इतनी लेयर लगाई कि मुझे याद ना आ जाए। तो प्रोग्रामर भी है वही, खेल भी वही रहा है, इस गेम के अंदर जो अवतार है वो भी पिट रहा है, वो भी वही है, और साथ में वो भीड़ जो इस गेम के कैरेक्टर को उभारने के लिए आज इतने हज़ार सालों बाद भी राम रावण जो कैरेक्टर उभर के आए हैं, उन कैरेक्टर को उभारने के लिए जो भीड़ इकट्ठा हुई है, दे आर जस्ट द आर्टिफिशियल बीइंग टू मेक दिस रियल एंड टू वो कैरेक्टर जो उभर के आ सकें। तो ये बिल्कुल आपने ऐसे ठीक कहा, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अब कैरेक्टर बनाए गए हैं, डिजिटल बीइंग हैं, तो इनको एनर्जी देनी पड़ेगी, अदरवाइज़ कैसे चलेंगे। इसीलिए हमारा जो अभी का सिस्टम है जिसमें हम कंप्यूटर गेम खेलते हैं, शायद यंग लोग सुन रहे हों वो जानते हैं कि गेम की स्क्रीन अगर आपका कैरेक्टर राइट में मूव कर रहा है तो पीछे स्क्रीन डिसअपीयर होती जाती है टू सेव द रिसोर्सेज ऑफ द गेम। सेम वे, एग्जैक्टली सेम ये मैट्रिक्स है। इसमें जहाँ पे आपकी कॉन्शियसनेस फोकस है, सिर्फ ये हिस्सा प्रकट हो रहा है जस्ट इन टाइम। यू डोंट नो कि जो पुराना पास था वो कहाँ है, कहीं भी नहीं है एक्सेप्ट इन योर मैट्रिक्स। बट लेकिन क्वांटम फिजिक्स के प्रिंसिपल से जब भी आप उसको देखते हैं वो दोबारा प्रेजेंट करके आपको दिखा देती है, लेकिन गेम जस्ट इन टाइम है, सिर्फ स्क्रीन का वो हिस्सा जो सामने है वही प्रकट हो रहा है। भूल भुलैया लगता है, इसीलिए इसको माया कहते हैं। जी बिल्कुल, ये इतना आपकी बातें सुन के मुझे इसको थोड़ा समझने में समय लगेगा। ये इतना डीप जा रहा है और आपने इतनी सारी बातें बताई कि स्क्रीन चेंज हो रही है, पास्ट मिटता जा रहा है, हम गेम में आगे बढ़ रहे हैं और पीछे की स्क्रीन हट रही है। ये एकदम बहुत ही आई ओपनर है। तो मैं सोचती हूँ इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, और उसके बाद इसी डीप सब्जेक्ट पे आगे आपसे बातचीत जारी रखेंगे।